बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि आज बाबर अवान साहब और आज़म सवाती साहब ने गुफ्तगू की है और EVM इंतखाबी इस्लाहात और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तनकीद की गई है। इस गुफ्तगू में उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि वज़ीरिस्तान में जो NGO के जो 4 ख़वातीन थीं उनके कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्द को हलाक करने का दावा भी सामने आया है, उसको हलाक कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सामने आई है। इसके साथ साथ DG ISPR ने भी कुछ देर पहले ही गुफ्तगू की है और उन्होंने भी कुछ बयानात दिए हैं। बिलखुसूस जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट की सिचुएशन है उसके हवाले से उन्होंने आगाह किया। फिर तालिबान हुकूमत और तालिबान की नीयत के हवाले से उन्होंने बयान दिया है और ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और जिसमें यह बताया गया कि 25 बेसिस पॉइंट जो है शरह सूद में इजाफा कर दिया गया। इसके क्या असरात मुरतब होंगे हमारी इकॉनमी पर, आम आदमी पर, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म जो हैं वो 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल ख़िताब करेंगे, उसमें क्या मुतवक्के है। छात्री साहब, सबसे पहले तो EVM का मामला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गया है। अपोजिशन मानने को तैयार नहीं, हुकूमत बज़िद है कि इसे तस्लीम किया जाए। जब दरमियान में इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया और उन्होंने एतराज़ उठाया, उन्होंने मशीन के हवाले से टेक्निकल ऑब्जेक्शन किए, तो उसमें आज बाबर अवान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि अगर EVM के हवाले से अपोजिशन ने इसको कबूल ना किया तो इसके नताइज जो है वो भुगतेगी, उसको ज़िम्मेदारी उन पर आयद होगी और जवाब देना पड़ेगा। और फिर आज़म सवाती साहब गुज़िश्ता रोज़, बल्कि फवाद चौधरी साहब गुज़रे 2-3 दिनों से, और फिर आज़म सवाती साहब आज बोले हैं उस नोटिस के बाद कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमें पता है कि वो किस तरह से उनको तैनात किया गया, वो राज पर्दे में है उनका। अच्छा जी, पहली बात तो ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर बाबर अवान जो है ना, इस हुकूमत में जो 2-4 लोग संजीदा लोग हैं, संजीदा वज़ीर हैं, उनमें डॉक्टर बाबर अवान साहब का एक टॉप पर नंबर है। डॉक्टर बाबर अवान साहब एक संजीदा आदमी हैं और आइनी और कानूनी अमूर के मिनिस्टर हैं, वो माहिर हैं। वो पहले वज़ारत कानून भी उनके पास रही है, वज़ीर कानून रहे हैं और उस सख्त वक्त में डॉक्टर बाबर अवान रहे हैं जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए रोज़ वज़ीर आज़म और वज़रा को बुलाया करते थे। ठीक है जी, ये मैं समझता हूँ कि ये उस दौर की बात है। सही। लेकिन आज जो कुछ आज़म सवाती साहब ने कहा है, आज़म सवाती साहब की जो गुफ्तगू है, मैं समझता हूँ वो तो बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चढ़ाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पहले गुफ्तगू सुन ली जाए। हम गुफ्तगू सुनते हैं, बाबर अवान साहब भी बोले, आज़म सवाती साहब भी बोले हैं, सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब। अगर इलेक्शन कमीशन का हमें पास न होता, उसकी तौकीर का हमें ख्याल ना होता तो कभी भी हम आपका तकर्र न करते, बल्कि वो इदारा बहस में चला गया था, मफलूज हो चुका था। इसलिए आईन की पासदारी और इलेक्शन कमीशन की अजमत के लिए हमने आपको चुनाव किया और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं और बड़े मियां छोटे मियां माशाअल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। ये शेख रशीद साहब कहा करते हैं। इसलिए इस इदारे को तबाही से बचाओ। जी, गुफ्तगू सुनी आपने, आज़म सवाती साहब का थोड़ा सा आपने गुफ्तगू सारी सुन ली है, किस तरह से संगीन इल्ज़ाम आज़म सवाती साहब तो मतलब चढ़ दौड़े हैं उस पर। मैं समझता हूँ ये बात कहना कि वो किस तरह बने और हाथ की छड़ी और हाथ की घड़ी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी तौहीन है इलेक्शन कमिश्नर की। और ये राज कौन सी राज की बात है? अगर क्या आप लोगों को इसी तरह लगाते हैं कि लोगों के राज आप अपने पास रखते हैं और फिर आप लोगों को कहते हैं कि जी ये राज है, राज की बात है, इसकी तैनाती हम नहीं बताएंगे, इसका मतलब ये है कि फिर वो जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि चेयरमैन नैब की जैसे वीडियो बाहर आई और उसके बाद आपने फिर ये कर दिया तो ये राज, आप इस तरह के आप लोगों के पास राज करते हैं।
हैं, मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये दोनों वज़रा ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन डॉक्टर बाबर रवान साहब क्योंकि आईनी और कानूनी अमूर के माहिर हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने बहुत, मैं समझता हूँ कि उन्होंने लॉ पॉइंट्स पे बात की है जी, टेक्निकल बात की है, उन्होंने कहा कि, और मैं समझता हूँ ये मामला अगर डॉक्टर बाबर रवान के सुपुर्द कर दिया जाए तो डॉक्टर बाबर रवान इतने बासलाहियत आदमी हैं कि वो अपोजिशन को राजी कर लेंगे और मामला का कोई हल निकाल के आगे चलेंगे। लेकिन ये जो मामला आजम सवाती की अगर कर दिया गया तो ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं हाजी नवाज रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया हाजी साहब वक्त देने का। अरे क्या देख रहे हैं आप, ये क्या मामला चल रहा है? ये तो पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि वफाकी वज़रा अपने इदारे के अपने लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ये देखें, अजीबो गरीब सूरत हाल है। वज़रा ने तो एक किस्म का इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया हुकूमत ने। ऐसा लगता है जैसे कि ये पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन नहीं। जी हाजी साहब, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनसे डायल करें, देखते हैं अगर बात हो सकती है। अब ये सूरत हाल है कि अपने ही इदारे के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, जिसे आज़ाद इदारा, अब तक तो ये कहते रहे कि तमाम इदारे आज़ाद हैं और हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहे, अब ये रिएक्शन क्या है? मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मामला अगर डॉक्टर बाबर रवान साहब के सुपुर्द कर दिया जाए और उन्हें कहा जाए, वो देखें एक बड़ा कद काट रखते हैं, अपोजिशन की जमातें जो हैं उनका एहतराम करती हैं, और वो डॉक्टर बाबर रवान साहब जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लोग उनकी गुफ्तगू सुनते भी हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, और फिर उनमें ये सलाहियत है कि अगले को समझा सकते हैं। ये जो फ़ौज ज़फ़र मौज वज़ीरों की बाकी है, ये आज़म सवाती साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि ये तो मामला ख़राब कर रहे हैं। साथ ही बैठे थे बाबर रवान साहब, उन्होंने समझाया नहीं? फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ये ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर रवान साहब आपको कोई क्लासरूम तो नहीं है ना जी, ये इनकी 60 साल की उम्र है तो कि हर नहीं, देखें हर आदमी की अपने अपना विजन और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर बाबर रवान साहब उनको चिट्ठे लिख के दें कि पहली दफा तो नहीं कर रहे ना आज़म सवाती साहब, मैं आपको अर्ज पहले भी कर चुके हैं। बस ठीक है, देखिए होता ये है कि वो उन्होंने कहा होगा ना कि जी मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लेकिन मैं जो बात असल में आपको वो कहना चाहता हूँ वो ये है कि डॉक्टर बाबर रवान जो हैं वो आईनी कानूनी अमूर के माहिर हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं, वो तमाम आईनी इदारों के बारे में बहुत समझते हैं, जो शायद आज़म सवाती साहब इतना नहीं समझते। वो हर चीज़ के बारे में पूरी तरह इल्म रखते हैं। अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबर रवान ने की होती और डॉक्टर बाबर रवान साहब ने बताया होता जो पॉइंट उन्होंने बताए हैं, मैं समझता हूँ कि तो ये एक बड़ी मतलब अच्छी किस्म की बात होती और बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बामकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। ठीक है, लेकिन आज़म सवाती साहब के चंद जुमलों ने ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक लूज बॉल अपोजिशन के सामने डाल दी है और अपोजिशन उस पर छक्के लगाती रही। चले, इस पे हमारा राब्ता बहाल हो गया हाजी साहब से। जी हाजी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, ये मैं पहले कह रहा था ये बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हुकूमत ने एक ऐलान जंग का रखा है। कल गुज़श्ता रोज़ 2 वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज फिर 2 वज़ीरों ने उनके खिलाफ ऐलान जंग किया। बुनियादी बात यह है कि जैसे कहा है सजाद तरीन साहब ने कि बाबर रवान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो नुक्ते उन्होंने कानूनी बयान किए हैं, और मैं बाबर रवान साहब को पिछले 50 साल से जानता हूँ। वो एक अच्छे वकील हैं, एक वकील के तौर पर उन्होंने हुकूमत का नुक्ता नजर पेश किया, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर बाबर रवान को अपोजिशन वाले हायर कर लें तो वो इसी जो आज अपना मौक़िफ़ पेश करें इसको गलत साबित कर देंगे। ये एक उनका एक वकील के हैसियत से गुफ्तगू है। लेकिन जो आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू है वो ऐसे लगता है जैसे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और वो ये कहते हैं कि किसके इशारे पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अदारे को तबाह करा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि पता था कि आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी, तो फिर अगर आपको पता था तो फिर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों कबूल कर लिया? अजीबोगरीब बात करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा बहुत से राज पर्दे में मैंने हलफ लिया हुआ है, मैं ये राज कभी सामने नहीं लाऊंगा। आप लाए भाई ताकि पता लगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह तैनाती उनकी हुई। ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिस पे दोनों अपोजिशन और हुकूमत ने एतमाद का इज़हार किया। आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत का ताबे मामल नहीं बनना चाहता तो इन्होंने उनके खिलाफ एक जंग शुरू कर दी है।
इलेक्शन कमीशन की तकरीर किस तरह हुई है कहते हैं मुझे पता है। और मरियम सफदर के बारे में भी उन्होंने बातें की है, मरियम और नवाज के इसी के बाद बातें की है। उनको चाहिए कि ये एक जो इलेक्शन कमीशन के जो इशू है इस पे एक उन्होंने कमेटी बनाने की तजवीज पेश कर दी है, पार्लिमानी कमेटी में आमने सामने बैठ जाए। अगर अपोजिशन को हुकूमत कायल कर ले कि इस मशीन के जरिए सिक्रेसी बरकरार रह सकती है, वोट का तकद्दुस बरकरार रह सकता है, तो फिर तो बात है। अगर आपके पास इसके लिए कोई जवाब नहीं, आप इस जबान से कह देने से तो नहीं हो सकता कि ये मशीन जो है ये सारे मसाइल का हल है। ये दुनिया के कई मालिक ने सब कबूल नहीं किया। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ RTS जो है बैठ जाता है, जहाँ पर नताए तब्दील कर लिए जाते हैं, जहाँ कुछ होता है, ये तो एक बहुत बड़ी इसमें टूल आ जाएगा हाथ में कि जितने लोगों को जिताना है कि एक बटन दबाएंगे तो पता लगेगा इतने लोग जीत गए हैं, इतने लोग हार गए हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जंग है इसको हुकूमत को बंद करना चाहिए और वजीर आजम साहब को भी सोचना चाहिए कि अपने वज़रा को बंद करके उनको कहें कि बिल्कुल आप ये अपनी जुबानें बंद करें और ये सारा मसला जो है ये टेबल पर बैठ कर हो सकता है। हाजी साहब होने क्या जा रहा है? हाजी साहब ये आज बाबर अवान साहब आपने जिक्र किया, बड़े मैच्योर आदमी हैं, उन्होंने बड़े टेक्निकल इसी मशीन के हक में गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि ये बड़ी काबिल अमल हो सकती है, बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अपोजिशन जो इससे डर कर भाग रही है उनको कौम को जवाब देना पड़ेगा, ये उन्होंने आज टेक्निकली साबित करने की कोशिश की है। मेरा सवाल ये है कि और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये आखिरी बार हम अपोजिशन को कह रहे हैं। आखिरी बार से क्या मुराद है? आखिरी बार ये इस तरह की धमकियां देते हैं, धमकी अमेज ले जाने। मैं आपको ये बात कहता हूं, मैं बाबर अवान को जानता हूं, वो बहुत अच्छे वकील हैं। आपको अगर यही कहें कि इस मशीन को उन्होंने गलत साबित करना है, वो इतने दलाल पेश करके दे देंगे आपको, आप समझेंगे जो बाबर अवान साहब कह रहे हैं ठीक है। हाजी साहब आजम सवाती ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है वो कड़वा घूंट पीना तो पड़ा। वो ये कड़वा घूंट क्या मतलब है? किसी ने उनको गन पॉइंट पे कहा है कि जी ये करो? वो आप तो यही शायद करना चाहते हैं कि उनसे जबरदस्ती कराया गया शायद, लेकिन ये वो ये समझते थे कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके लिए एक उनका ताबे मामल होगा, जो वो चाहेंगे वो करेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। वो जिस तरह सेनेट के इंतखाब में उनके साथ उनका झगड़ा हो चुका है, इसी तरह वो जो मोस्ट इलेक्शन हो जाए जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी रिट बनवाई है। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे इख्तियारात मिलने चाहिए। यहाँ मशीनों से नहीं इंतखाब ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यहाँ इंतखाब हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। एक ऐसे शख्स की पावर की जरूरत है। हाजी साहब अपोजिशन ये कह रही है कि फॉरेन फंडिंग केस की वजह से जो है अपोजिशन हुकूमत जो है ये इस पर प्रेशर डाल रही है। अभी तक फॉरेन फंडिंग केस लटका हुआ है। जिस दिन ये फैसला हुआ तो बहुत से लोग जमातें ही तहलील हो जाएंगी। इसलिए उस खौफ वजह से कि किसी वक्त भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस बारे में फैसला कर सकता है और उस फैसले के बाद नताइज सबको मालूम है क्या आएंगे और सबको नजर आ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, उसी की वजह से ये बेचैनी है, उसी की वजह से ये इस्तराब है। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें ईवीएम का मामला, इलेक्शन कमीशन की बात, और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खुद हुकूमत जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तैनात किया था उस पर संगीन इल्ज़ामात वफाकी वज़रा लगा रहे हैं। आज ईवीएम के मामले पर, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो बुनियादी एक वजह है उस पर गुफ्तगू की, जैसे आजम सवाती साहब ने की, बाबर अवान साहब ने भी की है। ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा बाबर अवान साहब ने क्या कहा है। हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कौम का बहुत बड़ा मसला कि इंतखाबात में धांधली होती है, इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जाए, उसके लिए हम उनको फिर एक दफा इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, इसलिए कि उनका हक है, कोई एहसान नहीं करेंगे। 3 काम नहीं हो सकते। एक ये नहीं हो सकता कि 2017 से लेके 21 तक कुछ नहीं हुआ और ये हुकूमत कुछ ना करे, ये नहीं होगा। हम कानून साजी करेंगे।
हुकूमत क्या करने जा रही है ये भी बताया बाबर अवान साहब ने, और ये भी कहा कि लास्ट टाइम हम कह रहे हैं अपोजिशन आ जाए, रिफॉर्म्स में शामिल हो जाए, ठीक है उनका हक है, मगर ये लास्ट टाइम वाले इसका मतलब है कि इसके बाद फिर देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ना बड़ी लॉजिक देकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर 17 से 21 तक कुछ नहीं होता, उसका मतलब ये है कि अब आगे भी कुछ नहीं किया जाए। ऐसा तो नहीं होता ना दुनिया में कि अगर आपने कुछ काम नहीं किया तो हम भी ना करें, ऐसा नहीं होता। अगर आपने नहीं किया तो हमने तो करना है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुआशरे वही तरक्की करते हैं जो मुआशरे जदीद आलात की तरफ जाते हैं। देखिए मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ नकी साहब बहुत दफ़ा आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मुआशरे तरक्की नहीं करते जो पसमानदा हों, जो पसमानदा रह जाते हैं, वो कौमें पीछे रह जाती हैं। हमेशा वो मुआशरे तरक्की करते हैं जो तरक्की पसंद मुआशरे होते हैं, जो रोशन ख्याल मुआशरे होते हैं, जिद्दत पसंद होते हैं, जो तरक्की को पसंद करते हैं, जदीद आलात को साथ लेके चलते हैं। देखें पहले आलात पर एतराज़ ये नहीं है कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, पहले कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद लैपटॉप आया, फिर उसके बाद मोबाइल आया, अब मोबाइल पर हर चीज़ें आ गई, दुनिया आपके हाथ में होती है। तो ये एक जिद्दत है ना जी। इसी तरह ये जो वोटिंग मशीन है, जो डॉक्टर बाबर अवान, आज उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बाबर अवान की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना, ये जो चंद जुमले कहें आज़म सवाती साहब को, वो जैसे कहते हैं ना चांद ग्रहण हो गया, ये चांद ग्रहण हो गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर बाबर अवान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो लॉजिकली बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे, और उन्होंने देखें ये होती है चीज़ों को समझने वाली बात, आइन को समझने वाली बात। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ये कहा कि जनाब अपोजिशन आएगी, हमारे साथ आए बैठे, हम उनको शामिल करेंगे, कोई आसान नहीं कर रहे, उनका राइट है। हाँ, तो वो रिफॉर्म्स करें उस पर बैठ के, अगर उस पर ऑब्जेक्शन है तो उस पर भी। वैसे ये एक सवाल है अपोजिशन पर भी, आप बैठ तो जाएं, एतराज करें, आप रद्द करें, मगर बैठे आप तो देख ही नहीं रहे। अगर मुझे इजाजत दें, जाहिद खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ANP के मारूफ शख्सियत हैं। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज बाबर अवान साहब ने भी गुफ्तगू की, बड़े टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने बताए, ठीक है, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम है, आप आ जाएं, बैठकर हमसे बात कर लें, वरना फिर जाहिर है फिर हुकूमत ये तो नहीं है कि रुक सकती है, तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया। साथ आज़म सवाती साहब जो हैं और फवाद चौधरी साहब, वो आपके इल्म में है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सही चढ़ दौड़े हैं आजकल। देखिए एक बात वाज़ेह है, अगर आप देखें बाबर अवान हो या आज़म सवाती साहब हो, ये दोनों तो ऐसे मोहरे हैं जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल मसला और है, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो 6-7 साल से एक पार्लियामेंट्री केस चल रहा है, जो सबसे बड़ी खतरनाक है इस हुकूमत के लिए और इमरान के ज़ात के लिए, क्योंकि वो उसमें जितना बदइनवानी या जितना भी उसमें वो है, वो शायद अगर उसका फैसला आता है और आना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन को जो ये लोग अभी वो कर रहे हैं, इसका ये जो सामने शो रखते ये नहीं है कि ये वो उसने मशीन नहीं माना या उसने उसको दो जो वजीर है उनको शोकाज नोटिस दिए। देखिए अगर ये वजीर उनको किसने ये इख्तियार दिया कि एक आईनी इदारे पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोर्ट हो, इनके खिलाफ जो भी फैसला करेगा वो तो इस तरह भोंकेगा। लेकिन सबसे जो इस वक्त अहम इशू है वो यही है कि देखिए ये कहते हैं कि जब अपोजिशन को क्या कोई इस तरह कह देते हैं, उसके लिए दहलाक होती है, डिस्कशन होती है। आपको याद होगा 18 अमेंडमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत तक दौर किया था, और जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे उससे पर्दन हमने उनकी जो लीडरशिप से उससे मीटिंग्स करके जब उस आमादा हो गए, फिर एक चीज सामने आ गया। अब ये चीज उठाते हैं और कहते हैं कि ये अपोजिशन आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, ऐसे नहीं होगा, ना अपोजिशन आएगा ना बैठेगा, और ये अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। अमेंडमेंट टोटल मेजॉरिटी से होगा और न वो जॉइंट सेशन में होता है, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो उसमें वाज़ेह है आइन के अंदर कि ये दोनों हाउसेज अलग अलग ये अमेंडमेंट करेगा तब ये अमेंडमेंट कामयाब होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात है। सबसे बड़ी बात है कि ये आवाम को रिलीफ तो दे नहीं सकते, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे, तो एक ऐसे इश्यूज को लेके आते हैं ताकि आवाम की तवज्जो, आपकी मीडिया की तवज्जो उसकी तरफ हो, और जो नॉन इश्यूज है उस इश्यूज को छेड़े। इनको ये पता भी है कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारे पास इख्तियार है, ये हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है। जाहिद खान साहब आज़म सवाती ने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री एक राज है और हमने कड़वा घूंट भी है उनको तैनात करके।
तो देखे ना, ये राज अगर है और इसने कड़वा गुड़ पहना, तो इसी तरह तो बहुत सारे बातें होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया, ये भी कड़वा गुड़ था। तो ये चीजें जब हो जाते तो हो जाते। जिस तरीके से नेब का चेयरमैन को भी तो वो अपोजिशन ये कह रहे थे, बल्कि ये तो इमरान खान का इसमें कुछ भी नहीं था, ना अपोजिशन में था। वो तो नवाज शरीफ और उस वक्त के खुर्शीद शाह साहब ने किया था। तो क्या हुआ, क्या कुछ हो सका? जाहिद खान साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने चेयरमैन नैब की बात की, हुकूमत तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में अब तौसीह कर रही है, उनको दोबारा तैनात कर रही है, इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, उसके पास इख्तियार ही नहीं है, ये तोसी कर नहीं सकते आप। इनके तो पढ़ ले, वो तो एक्ट नेवर है, उसमें दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये हुकूमत ऐसे बातें करती है कि जो देखे, अब आपने देखा कि हर एक चीज को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले जाते, फिर इनके मुंह पे खानी पड़ती है। तो ये हुकूमत जब से आई है, ये अवाम को देखिए, सबसे बड़ी बात है सजातुद्दीन साहब, इस वक्त मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपके खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आपके अफगानिस्तान में जिस तरीके से आग फैलता जा रहा है और वो आपके नजदीक आ रहा है, आपका ये ख्याल है, देखे ना, अभी भी अटैक्स होते रहे, हम भी होते हैं, और वहां पे भी जो तालिबान है जिसके लिए हमने बगले बजाए और हमने शाहजाने बजाई है कि जी उसने जंजीरें तोड़ दिए, वो जंजीरें भी हमारे गले पड़ेगा। हम उन चीजों को तो तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई बात ही नहीं है। जब आप CNN ने इसका इंटरव्यू का, आपको मालूम है कि उसने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद के मेयर की हैसियत रखता है। तो जब आपके इंटरनेशनल मीडिया में ये सूरत हाल हो, आपके अपने मुल्क में ये बातों के आवाम को रिलीफ देने के बजाय आप तकलीफदेह बनवाना चाहते हो, तो फिर आप इन्हीं चीजों के सहारा लेंगे जो आपके बस में नहीं है। जाहिद खान साहब, ये बताएं कि हुकूमत जो है वो अगला इलेक्शन हर कीमत पर, हर सूरत पर जो है वो इलेक्ट्रिक से कराना चाहती है, वो इलेक्ट्रिक मशीन से कराना चाहती है, अपोजिशन ये मानना नहीं चाहती, तो दरमियानी क्या रास्ता है? देखिए जी, एक दरमियान इसका रास्ता है ही नहीं। इलेक्शन पहले भी होता रहा ना। हम तो कहते कि इलेक्शन ये इलेक्ट्रॉनिक से तो सही नहीं होगा। इसके लिए जो इस वक्त शौचालय, अगर इदारे गैर जानिबदार रहे तो शफाफ इलेक्शन हो सकता है। क्या 71 के इलेक्शन जब हुआ था उसमें मशीन था या उसमें कुछ बातें थी, लेकिन जब इदारे गैर जानिबदार थे तो एक अगर शफाफ इलेक्शन इस मुल्क के अंदर हुआ है तो 71 वाला था, जिसमें इदारे गैर जानिबदार रहे थे और फिर इलेक्शन हुआ। तो ये सजातुद्दीन साहब, ये हम सब जानते हैं। आप जैसे हम लोगों को इस मुल्क में रहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर न किए तो एक शफाफ इलेक्शन मौजूदा कानून के तहत भी हो सकता है, और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो तो तभी हो सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने ताकत के जोर पे उसको नीचे गिराने की कोशिश करोगे, उस पर पांव रखोगे, तो वो तो नहीं हो सकेगा। वो तो इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। तो 2018 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ था। तो ये इलेक्शन कौन मानते हैं? आज तक के वो इलेक्शन मुतनाज़िया रही है। अच्छा जाहिद खान साहब, इस पर बिल्कुल यकीनी तौर पर ठीक है, आप कह रहे हैं आजाद इलेक्शन कमीशन एक बेहतर साफ शफाफ इंतखाबात करा सकता है। मेरा सवाल ये है, एक तो क्या अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिस तरह से वज़रात चढ़ दौड़े हैं, अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है कि वो कैसे इंसान है, उनकी ज़ात के हवाले से जाहिर है जो गुफ्तगू की जा रही है। एक दूसरा मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है, आपको दावत दी जा रही है अपोजिशन आके बैठ के रिफॉर्म्स में हिस्सा तो ले, आकर गुफ्तगू तो करें, भले आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन अपोजिशन बैठ ही नहीं रही। आज बाबर अवान साहब ये शिकवा कर रहे हैं। देखिए जी, कैसे आप बैठे, जब भी अगर अपोजिशन कभी भी जाके बैठा हुए तो इन लोगों ने फिर क्या कहा कि जी उन्हें तो NRO मांगा है। यार इस हुकूमत के साथ बैठे, इसके प्राइम मिनिस्टर इन वजीरों के आके फिर झूठ बोले, अंदर एक बात करते, बाहर जाके दूसरी बात करते। यार उसके प्राइम मिनिस्टर कौन सा सच बोलता है? तो ये इस चीज में इसलिए अपोजिशन नहीं बैठा। दूसरा ये कि जी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त आप ये देखें कि हुकूमत जो चीख रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास तो इख्तियार ही नहीं होते कि वो उसको इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज हो। तो यही है कि वो इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवा रहे, इसलिए उनको चीखें निकल रहे हैं और इसलिए ये शोर मचाए हुए। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात फिर आखिर में करता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होने वाला है, जिसमें PTI का सही इमरान खान का, आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस जिस तरीके से हुई है उसका तो आप एक मुल्क के अंदर पार्टी बैन भी होती है, उस पर गद्दारी का भी वो मुकदमा होता है।
तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके, तो उसको काउंटर के लिए ये वजीर इधर उधर से जाहिद खान साहब आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि एक इलेक्शन जो है वो शफाफ हुए, लेकिन उनके नताइज आपने देखे, फिर हमें कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि इलेक्शन शफाफ भी हो और जीतने वाला भी माने और हारने वाला भी माने और सारे कहें जी हाँ इलेक्शन ठीक हुए हैं, उसका क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाए? देखिए जी, इलेक्शन पार्टीज मानते हैं। आपको याद होगा कि वो 71 वाली भी पार्टियों ने तो माना था। जिनने नहीं माना था उसने अगर इलेक्शन में मुदाखलत नहीं की थी तो फिर दूसरे तरीके से मुदाखलत की, जिसका खमाजा में भुगतना पड़ा। वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन से वो खमाजा नहीं हुआ था, वो हुआ था किस चीज से कि जब आपने मुदाखलत के डंडे के जोर पे आपने मनवाने की कोशिश की, तब ये बात हुई। और अभी भी ये सूरत हाल है। अगर आपने शबाब इलेक्शन नहीं करवाया, आपने मुदाखलत की, तो इस वक्त अभी देखिए पंजाब में इस वक्त जो आपके कंटोनमेंट एरियाज में है उसमें कौन जीता है। अगर आप फिर इमरान खान को सर पे उठा के लेके आएंगे तो मेरे ख्याल में ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, इससे नुकसान होगा। इस वक्त मैं आपको कहता हूं कि आपकी हमसाये मालिक जो अफगानिस्तान में तबाही मची हुई है, वो तबाही तेरे दरवाजे पे आग लगी हुई है। आप उससे अपने आप को आंखें बंद कर दे या जो मर्जी कर दे, लेकिन ये आग आगे आएगा तो आपकी धारे उन आग को बचाएगा। उस आग के लिए रुकेंगे, आवाम उसको रोकेगा या इन चीजों को रोकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने ना कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे कि आज वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है और NGOs की 4 ख़वातीन को जो कत्ल किया गया था और उस पर मुलव्विस मुल्ला सफ़ीउल्लाह को आज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हलाक कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन यकीनी तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन है और इस सूरत हाल में, जिस खित्ते की सूरत हाल है, इसका जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, मुसलसल हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वैसे तो ओवरऑल पहले भी जो ऑपरेशन की है उसमें दहशतगर्दों की कमर तोड़ी है। अब ये एक TTP कमांडर सफ़ीउल्लाह का आपके इल्म है, उस बैकग्राउंड से भी आप वाकिफ़ हैं, आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ज़ाहिर है फिर जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उस पर जो शोरिश है उसको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस बात के ख़तरात मौजूद थे जब तालिबान ने तेज़ी से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों को फ़तह किया और फिर आखिर काबुल और पंजशेर पर फिर उनका कब्ज़ा हो गया। तो उसके बाद इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि उनके कुछ लोग यहाँ भी हैं पाकिस्तान में जिनके ख़िलाफ़ हमने बड़ा ऑपरेशन किया, पाक फ़ौज का बड़ा रोल था कि शायद फिर वो मुतर्रक हों या कुछ करें। तो उसमें से इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो किस किस्म की वारदातें करते रहते हैं और पाक फ़ौज जो है वो मुसलसल ऑपरेशन करती रहती है। उन इलाकों पर सर्च जारी रहता है, उन इलाकों को चेक किया जा रहा होता है। उन इलाकों को आज भी हम सिविल इंतज़ामिया पर नहीं छोड़ सकते। देखें, बात यह है कि बहुत सारे हमारे जो दानिश्वर हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग, एंकर साहब हैं, साहिबान हैं, साहिबा भी हैं और साहिबान भी हैं, वो जो ये चाहते हैं कि जी पाक फ़ौज जो है वज़ीरिस्तान से वापस आ जाए और वहाँ सिविल इंतज़ामिया के उनको हवाले कर दिया जाए। तो वहाँ पर जो हमारी सिविल इंतज़ामिया है वो जो हमारे सेटल एरिए हैं, देखें कराची में अगर रेंजर बुला दी जाए तो कल आप देखें क्या होता है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे जो सेटल एरिए हैं वहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं, वहाँ जो सिविलियन फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो उनमें ये सलाहियत नहीं है। उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो जराइम पर कंट्रोल कर सकें, दहशतगर्दों को कंट्रोल कर सकें। तो फिर वज़ीरिस्तान है, अफ़गानिस्तान वहाँ से करीब है, लोग आते जाते भी हैं और बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए पाक फ़ौज का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। सही। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाक फ़ौज जो है वो उस तमाम चीज़ों को देख रही है कि तालिबान के रूप में कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा या पाकिस्तान में मौजूद कोई दुश्मन जो है वो कोई और वो कार्रवाई या वारदात तो नहीं कर रहा। तो इसी तरह के कोई कुछ ना कुछ ऑपरेशंस की इतलात आती रहती हैं। पिछले दिनों हमारे 7 नौजवान शहीद हुए हैं
ठीक है जी, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था। पाक फ़ौज मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है। इसी तरह पाक फ़ौज जो है वो चमन का बॉर्डर जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले एरिया में भी सारा बॉर्डर जो अफगानिस्तान को टच कर रहा है, वहाँ भी निगरानी है, वहाँ भी जो है मतलब रिसर्च किया जा रहा है, यहाँ भी देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज अपना बहुत किरदार अदा कर रही है और मुल्क की सलामती के ज़ामन जो है वो पाक फ़ौज है। अच्छा, फिर आज जो DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया, एक गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने कहा कि कौमी मफाद के लिए पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है, ज़ाहिर है वो सबके लिए अजीज़ है, तो कौमी मफाद के लिए तालिबान से मुसलसल रब्ता है, तालिबान क़यादत से मुसलसल रब्ता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी हुकूमत ने पहले ये कह दिया था कि हम ना कोई अच्छा तालिबान है ना कोई बुरा तालिबान है, पाकिस्तान उसमें कोई पाकिस्तान का कोई वो नहीं है, हम तनाज़े में नहीं, हम अमन में। तो अगर अफगानिस्तान के अवाम जो है वो तालिबान को चाहते हैं और तालिबान वहाँ हुकूमत बनाते हैं तो हमारे पड़ोसी हैं ना जी। मैं फिर वही जुमला कहूँगा जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो लिहाजा अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ की अवाम जिसको चाहेंगे, जो वहाँ हुकूमत बनाएगा, तालिबान बनाए, डॉक्टर अशरफ गनी बनाए या अहमद करज़ई साहब बनाए या कोई और बनाए, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनका अंदरूनी मामला है। हमने उनसे रब्ता रखना है। हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ गए, उनसे बातचीत करके आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जी CIA भी तालिबान के रब्ते में रहती है। तो ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो वहाँ जाना, उनसे रब्ता करना, और इस बात की उन्होंने खुद DGISPR ने भी कहा है, तालिबान की लीडरशिप भी कहती रही है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तनाजुर में आज DGISPR ने यह कहा है कि उनकी नीयत पर हम शक नहीं करते, उन्होंने हमें वादा किया है, तो ठीक, अच्छी बात है। बाकी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो काम तकरीबन 90% मुकम्मल कर लिया गया है और वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये भी आज यकीन दहानी करवाई गई और ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ को बॉर्डर पर जो बाढ़ लगाने वाला काम था वो हमने अपने मुल्क को महफूज करना है, हमें दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि हम दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ेंगे। तो ये एक उसी मतलब तसलसल में ये बातें की जा रही हैं, उसी तसलसल में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि आज भी तालिबान के सपोर्टर हैं और यहाँ जो पाकिस्तान के तालिबान हैं उनके भी कुछ सपोर्टर हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और वो कोई किसी किस्म की वारदात करते हैं तो पाक फ़ौज ऑपरेशन करती है और उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। देखिए, हमने अपने मुल्क को दहशतगर्दों से पाक किया, हमने पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाया। अब देखें, वो फिर वही बात जो नेशनल एक्शन प्लान में जो नकात तय हुए थे, उसमें जिन नकात पर पाक फ़ौज ने अमल करना था वो उन पर तो हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सिविलियन हुकूमतें हैं उन्होंने जिस पर करना था, जिन नकात पर, वो नहीं कर सके। ये एक बड़ा मसला रहा है। बिल्कुल, देखें, मदारस के रजिस्ट्रेशन था, निसाब का यकसा होना था और बहुत सारे, और ये एक बड़ा टाइम पीरियड था जिसमें हमें इस पे अमल दरामद करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि अब उस पर एक्शन होना चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें तय जो हुई थी उन पर अमल दरामद करना चाहिए। जहाँ तक बात अफगानिस्तान की है, देखें, तालिबान लीडरशिप ने जब ये यकीन दहानी करा दी है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद फिर हमें यकीन करना चाहिए, जैसे DGISPR ने कहा है, और उनकी नीयत पर शक भी नहीं करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल दरामद भी करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह आज जाहिद खान साहब भी कह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे हैं, अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ सूरत हाल इस कदर अच्छी नहीं है। जैसे जैसे तालिबान अपनी हुकूमत और अपने इक़दामात का ऐलान करते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने बच्चियों की तालीम का कहा कि ये मुतबादल इंतज़ाम नहीं होता तो वो आज रुक जाएं, अभी घरों में रहें, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो इंटरनेशनल सतह पे उनका जो तासुर है पहले वाला, वो उसी तरह जिसको उन्होंने ज़ाहिर करने की कोशिश की थी मगर अमली तौर पर वो नहीं किया। रहा है। तो वो देखें, मैं आपको बताऊँ, एक आपका कॉल और आपका फेल, ठीक है, ये आपको कॉल और फेल ही आपको बड़ा भी बनाता है
और आपका कॉल और आपका फेल ही आपको नीचे भी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को अपने कॉल और फेल से ये साबित करना चाहिए था कि ये 96 वाले तालिबान नहीं हैं, ये बदले हुए तालिबान हैं। बच्चियों को वहाँ तालीम की आज़ादी होनी चाहिए थी, बाकी नौकरियों की जैसे उन्होंने कहा वो आज़ादी होनी चाहिए थी, कोई मसाइल नहीं इनको पैदा करने चाहिए थे। और अबूरी हुकूमत में इतने दिन लगे रहना और अबूरी हुकूमत ना बनाना, ये मैं समझता हूँ एक उनकी नाकामी है। कोई माने या ना माने, मैं ये मानता हूँ कि ये अफगान जो तालिबान हैं उनकी जो लीडरशिप है उनकी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने हुकूमत बनाते हुए इतने दिन लगाए। और फिर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का भी मामला है ना कि तमाम फरीकों को साथ लेकर चलने वाली बात, उस पर भी ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात दुनिया भर से आ रहे हैं। ये इनको चाहिए था कि अबूरी हुकूमत में तमाम जो ग्रुप्स हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ पर, उनको साथ मिलाते, उनको साथ मिला के ये चलते और सबकी नुमाइंदगी वहाँ होती। अबूरी हुकूमत में एक अबूरी आइन बनाया जाता, उसके बाद इलेक्शन कराए जाते, उसके बाद फिर जो है ये करना चाहिए। अभी हालात ऐसे पैदा किए हो रहे हैं या किए जा रहे हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी कौमी हुकूमत बन सके या कोई ऐसा इलेक्शन हो सके या वहाँ कोई मुस्तकिल अमन की तरफ मामला जा सके, जो है वो ऐसा नहीं लग रहा। इस्तेकाम की तरफ हालात नहीं जा रहे हैं। हालात आए रोज़ जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आप रोज़, मतलब मैं इस प्रोग्राम से आने से पहले इंटरनेशनल मीडिया देख के आता हूँ, कुछ हमारे दोस्त अफ़गानिस्तान में गए हुए हैं, काबुल में गए हुए हैं, उनसे बातचीत होती है तो वो कोई इतने पुरुमीद नहीं है और वो इतने कोई ज़्यादा नहीं है कि वहाँ कोई अमन हो जाएगा या वहाँ कोई सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मैं समझता हूँ अमेरिका की जो वापसी थी ना वो बहुत भयानक अंदाज में हुई है, बिल्कुल और एक ऐसे बुज़दिल की तरह हुई है। अमेरिकन ऐसे भागे हैं वहाँ से जान छुड़ा के। अमेरिकन को चाहिए था कि वो सारे ग्रुप्स को बिठाकर और एक अबूरी सेटअप बना के जाते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद दोहा मुज़ाकरात जो हैं वो 1.5-2 साल होते रहे। फिर इंटर अफगान डायलॉग जो था जिसमें डॉक्टर अशरफ गनी ने तमाम ग्रुप्स को मिलाना था, बात करना था, वो भी नहीं हुआ। तो ये कुछ अफगान लीडरशिप की अपनी नाकामी है, तालिबान की नाकामी है, तालिबान लीडरशिप की भी नाकामी है कि वो भी मामलात को उस तरह लेके नहीं चल सके और जिस तरह वो लेके चल रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि दुनिया उसको नहीं मानेगी। नहीं, अगर इंटरनली वहाँ पर बिल्कुल जो चल रहे हैं तो दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर एक फ्रेजाइल सी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर ये सूरत हाल जो माजी की तरह अगर खुदा ना खास्ता डेवलप होती है, खुदा करे कि ऐसी ना हो, तो ज़ाहिर है हमने तो माजी में फिर उस आग की तपिश महसूस की है जैसे अभी जाहिद खान साहब कह रहे थे। तो फिर तो हमें भी मेरे ख्याल में सूरत हाल को देखना होगा, रेडी रहना होगा। जाहिद खान साहब जो कह रहे थे, मैं ज़रा थोड़ा सा माजी का आपको हवाला दूँ। इनकी पार्टी के जो सरबराह थे खान अब्दुल वली खान साहब, वली खान साहब ने इस जहाद को जो ज़िया-उल हक़ ने शुरू किया था अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, वली खान उस जहाद को फसाद कहते थे जहाद नहीं ये फसाद है। और मीर गौस बख्श बज़िंजो ने ग़ालिबन 1982 में लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि देखें ये जो आप मुजाहिदीन तैयार करके अफ़गानिस्तान को भेज रहे हैं, जो तोप गन्ने आप उस तरफ भेज रहे हैं, अगर इनका रुख पाकिस्तान में हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर हुआ वही सही जो उन्होंने कहा था, मतलब नुकसान हुआ हमने 70,000 से ज़्यादा शहादतें दी हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो हम तो सबसे बड़े हामी हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, हम तो अफ़गानिस्तान के अमन में सबसे बड़े हामी हैं। हम तो चाहते हैं, हमारे तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा है कि देखें ये अब वो दौर नहीं है कि मुल्क तरक्की करे, अब वो दौर है जो खित्ते तरक्की करते हैं। तो हम तो पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं, हम तो इंडिया से भी मुज़ाकरात चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडिया आए, आकर हमारे साथ बात करे। लेकिन बात यह है कि इंडिया की जानिब से वो बातचीत नहीं हो रही, इंडिया के जो है कोई इस तरह की नहीं। अब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अमेरिका चला गया है वहाँ से, मैं ये समझता हूँ उनके दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। अब खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, मैं समझता हूँ उनमें रूस है और चाइना है, ईरान है, ये ममालिक जो हैं ये बैठें, पाकिस्तान को भी साथ बिठाएं, ये सारे मुल्क बैठकर और ये तय करें कि अफ़गानिस्तान में किस तरह तमाम ग्रुप्स को मिलाकर वहाँ एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए ताकि वहाँ पर अमन माहौल रहे। अगर वहाँ पर अमन नहीं होगा तो नकी साहब मैं आपको ये बता दूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पूरा खित्ता मुतासर होगा। बिल्कुल सही, पूरे खित्ते की सूरत हाल ख़राब होगी। लिहाजा खित्ते की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ये जो ताकतवर खित्ते के ताकतवर ममालिक हैं, ये तीन चार जो ममालिक हैं, ये खित्ते के ताकतवर ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, रूस है, ईरान है, ये ताकतवर ममालिक हैं, इनके पास वसाइल भी हैं। तो ये बैठकर इसमें मामले को आगे करें
ताकि ये जो है सूरत हाल अब बेहतर मज़ीद हो, ख़राब ना हो और ये आग ख़राब खत्ते ना में हो और बिल्कुल इस खत्ते में आग ना फैले। और अब अफ़गानिस्तान की जो तामीर तरक्की है उसमें ये ममालिक रोल करें, पाकिस्तान भी रोल करेगा उसमें, ताकि वहाँ जो सूरत हाल पुरअमन होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। यार 40 साल उन्होंने लड़ रही है, उनकी 3-4 नस्लें जो हैं वो उस जंग का लड़ाई शिकार फसाद की नज़र हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे ममालिक वो अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए, अफ़गानिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए अपना किरदार जब अदा करेंगे तो इस बात की उम्मीद की जानी। मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ नकी साहब, मैं ये समझता हूँ कि कोशिश की जाए और अफ़गानिस्तान में बजाय इसके कि कोई लड़ाई फैले और रब्ते किए फसाद जाएं, फैले, तालिबान के साथ रब्ते किए मामला ख़राब हों। देखें ये ममालिक जो हैं ये बैठे हैं, उनसे बातचीत करें। और अब अमेरिका चला गया है, वैसे भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका का इस खिते में रोल कम होना चाहिए। अमेरिका का रोल बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ने इंडिया को बहुत मतलब अपना इत्तेहादी बनाया हुआ है और बड़े मुआहदे किए हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि हम ये चाहते हैं कि अमेरिका ने जो इंडिया के साथ मुआहदे किए हैं या जिस तरह वो सलूक करता है हमारे साथ भी वो करे। तो मैं समझ खिते के ममालिक अगर बैठेंगे तो मामला यकीनन आगे की तरफ जाएंगे और कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता निकलेगा इसमें। और सबके ज़ाहिर है अफगानिस्तान में अमन का दाई ज़ाहिर है बहुत बड़ा पाकिस्तान है और सबको साथ मिलाकर चलना चाहिए। बेहतर हुकूमत अफगानिस्तान में अगर क़याम अमल होता है और फिर क़याम अमन होता है तो खित्ते को उसका फ़ायदा है यकीनी तौर पर। तमाम ममालिक को और बेखुसूस पाकिस्तान को भी इसमें, पाकिस्तान तो कर रहा है, तमाम ममालिक को देखना चाहिए। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।